नमस्कार मित्रों, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल कड़वा है तो सच है में। आप देख रहे हैं कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज और ये इस सीरीज का 22वां एपिसोड है। इस सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का सच्चा इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। सन 632 से सन 1447 तक का इतिहास हम अब तक जान चुके हैं। अगर आपने पिछली कड़ियों को नहीं देखा है तो उन्हें भी अवश्य देख ले। तो चलिए लोधी वंश की स्थापना से बहलोल लोधी के निधन का इतिहास जानते हैं। सन 1447 एक मुस्लिम खानदान के हाथों से जैसे ही इस्लामी तलवार गिरती, दूसरा मुस्लिम खानदान इस्लामी तलवार पकड़ने को सदैव तैयार रहता। भारत को लगातार तबाह और बर्बाद करने के लिए सैयदों के हाथ से तलवार लोधियों ने छीन ली और शैतानी आतंक और यातना का नया रिकॉर्ड कायम करने लगे। इतिहास साक्षी है कि गद्दी हथियाने के लिए जिसने भी यातना पीड़ा का रास्ता अपनाया है, प्रपंच रचे है, षड्यंत्र किए है, वो भविष्य में बेलगाम और अत्याचारी शासक बन जाते हैं। और इस्लामी लुटेरों का तो पूरा इतिहास एक दूसरे को लूटने और एक दूसरे की गद्दी छीन लेने का ही रहा है। लोधी वंश के प्रथम शासक बहलोल लोधी की कहानी कहां से स्टार्ट करूं, क्योंकि हर दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ लूट और गद्दी हथियाने के षड्यंत्र का ही वर्णन है। बहलोल लोधी का पूरा जीवन गद्दी हथियाने और हिंदुओं का विनाश करने में ही बीत गया। दिल्ली की गद्दी छीनने का इतिहास भी प्रपंचों और षड्यंत्रों वाला रहा है। बहलोल लोधी पहले मालवा के खिलजी का सेनापति रह चुका था। बहलोल के चाचा सुल्तान शाह सरहिंद का गवर्नर था। सुल्तान शाह की आकस्मिक मृत्यु के बाद बहलोल सरहिंद का गवर्नर बन बैठा। क्या हम ये मानकर चले कि अपने चाचा को जन्नत नशीन करने में बहलोल का हाथ हो सकता है तख्त हासिल करने के लिए? इतिहासकार नियामतुल्लाह ने बताया है कि सुल्तान शाह के पुत्र कुतुब खान तो अपने पिता की गद्दी पाने के लिए मुंह ताकते रह गए थे, लेकिन बाजी मार ले गया था बहलोल लोधी। तो क्या कुतुब खान चुप बैठ गया? क्या उसने अपने पिता की जागीर पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? कुतुब खान ने प्रयास किया। पिता की जागीर वापस दिला देने के लिए दिल्ली दरबार से प्रार्थनाएं की तो दिल्ली सुल्तान महमूद ने बहलोल लोधी को कुचलने के लिए हिसाम खान के अधीन एक फौज भेज दी। इस युद्ध में दिल्ली की बुरी तरह से हार हुई और इस हार से बहलोल समझ गया अब दिल्ली दूर नहीं। बहलोल के पिता और दादा दोनों ही व्यापारी थे। अश्व व्यापार की प्रवीणता ने दिल्ली गद्दी हथियाने में बहलोल की पूरी मदद की थी। बहलोल ने अपने पत्ते खेलना शुरू कर दिए। बहलोल को दिल्ली सुल्तान के करीब पहुंचना था। युद्ध में हार चुके हिसाम खान पर अनैतिक व्यवहार का इल्जाम लगाया, स्वयं सुल्तान की भक्ति और निष्ठा की कस्में खाई और दिल्ली सुल्तान को सुझाव दिया कि हिसाम खान को हटा दिया जाए और उसकी जगह हमीद खान को वजीर आजम बनाया जाए। सुल्तान अहमद बहलोल लोधी की ताकत को जान चुका था। बहलोल को खुश करने के लिए हिसाम खान को हटाने के बजाय उसकी हत्या ही कर दी। राजनीति में इशारों का महत्व होता है और ये इशारा बहलोल समझ गया। बहलोल का गुर्गा था हमीद खान, उसको वजीर बना दिया गया और इसी के साथ सुल्तान के चारों ओर ऊंचे ओहदों पर लोधियों की भर्तियां शुरू हो गई। ये सुल्तान महमूद को घेरने की प्रक्रिया थी। बहलोल ने सुल्तान के नाम और झंडे का इस्तेमाल कर आसपास के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। लाहौर, दीपलपुर, समाना, इन क्षेत्रों पर उसका कब्जा हो गया। बहलोल की ताकत बढ़ती जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। यहां बहलोल ने स्वयं को दिल्ली सुल्तान घोषित किया और वहां सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु भी हो गई। क्या ये मृत्यु स्वाभाविक थी या बहलोल लोधी के सौजन्य से थी? इस बार तो बहलोल लोधी दिल्ली गद्दी नशीन होने में कामयाब नहीं हो पाया। सुल्तान के पुत्र अलाउद्दीन ने बहलोल को मार भगाया।
घायल बहलोल चुपचाप सरहिंद लौट गया, सही मौके की तलाश में, सही मौके की ताक में। दिल्ली के नए सुल्तान अलाउद्दीन ने पड़ोसी राज्यों के राजा प्रताप और बहलोल लोधी के चचेरे भाई कुतुब खान से मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास में हमीद खान की हत्या का प्रयास किया, लेकिन हमीद खान किसी तरह बच निकला। अलाउद्दीन लूट के अभियान के लिए दिल्ली से निकला और इस मौके का फायदा उठाकर हमीद खान और बहलोल लोधी अपनी अपनी सेना लेकर दिल्ली कूच कर गए। बहलोल लोधी ने सीधे सीधे युद्ध करने के बजाय कपट का सहारा लेते हुए हमीद खान का भरोसा जीतने का प्रयास किया और हमीद खान से दोस्ती कर ली। हमीद खान दिल्ली तख्त पर बैठ गया और अलाउद्दीन को बदायूं में ही रुकना पड़ा। बहलोल जिस मौके की तलाश में था वो मौका भी उसे जल्दी ही मिल गया। दरबार में दावत के बहाने पहुंचे बहलोल लोधी ने हमीद खान को घेर कर बंदी बना लिया और इस बार दिल्ली पर लोधी वंश के शासन की शुरुआत हुई। पहला सुल्तान बना बहलोल लोधी। इस घटना की तारीख मत पूछिएगा, क्योंकि बहलोल लोधी ने कई बार अपनी दिल्ली सुल्तानी का ढोल पिटवाया था। तो किस ढोल पिटवाने के बाद में सच में उसके हाथ में गद्दी लगी थी, इसकी हमें भी जानकारी नहीं है। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही बहलोल की गद्दी हथियाने का प्रयास शुरू हो गया नाराज कुलीनों द्वारा। उन्होंने जौनपुर के सुल्तान महमूद को दिल्ली तख्त का न्योता भेजा। दिल्ली के समीप नरेला में संग्राम हुआ। बुरी तरह से हारकर महमूद जौनपुर लौट गया। अपनी शक्ति से आश्वस्त बहलोल ने आसपास के हिंदू क्षेत्रों को लूटना प्रारंभ कर दिया। मेवात, कौल दुर्ग, रावड़ी दुर्ग आदि पर हमला कर दिया। राय प्रताप को भूरी गांव का राजा मान लिया। रावड़ी दुर्ग कुतुब खान के लिए छोड़ दिया। सुल्तान ने बुरी तरह से हारकर सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए समझौता किया होगा, लेकिन चापलूस इतिहासकार नियामतुल्लाह ने हर लड़ाई में सुल्तान के विजय की ही बात लिखी है। हमें यहां समझने की आवश्यकता है, इन चापलूस इतिहासकारों द्वारा रचे हुए झूठे इतिहास में से सही बात ढूंढ लाना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मुश्किल होता है। अगला हमला हुआ इटावा पर। दोनों मुस्लिम सुल्तानों की इस लड़ाई में लाभ हुआ हिंदू राजा रायकरण को। इस समय दो वीर हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है, राजा राय प्रताप और राजा रायकरण। बहलोल ने जीते हुए कुछ दुर्ग रायकरण को लौटा दिए। अवश्य ही रायकरण ने कुछ तो वीरता का कार्य किया होगा। मुल्तान में विद्रोह, आसपास के क्षेत्रों में लगातार विद्रोह। दिल्ली की गद्दी पर हर इस्लामी की नजर, जौनपुर की गद्दी पर लोधी की नजर। गद्दी के इस इस्लामी हड़कंप में प्रजा पालन का तो नामो निशान कहीं नहीं था। शासन का कोई उदाहरण नहीं मिलता। जनता के सुख दुख की खोज खबर, अर्थव्यवस्था का उत्थान, खेतीबाड़ी का उत्थान कौन करता? और हमें क्या सिखाया जाता है कि इन लुटेरों ने भारत में अजब गजब भवन बनवाए, कुतुब मीनार और ताजमहल बनवाए हैं। मजाक लगा रखा है क्या? अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का मतलब होता था पड़ोसी हिंदू राजाओं पर हमला करना और लूट कर अपने खजाने भर लेना। बहलोल ने मेवात क्षेत्र में तबाही मचा दी, हिंदुओं का धर्मांतरण किया। दिल्ली के आसपास बहलोल लोधी के विरुद्ध षड्यंत्र चलते ही रहते थे। जौनपुर के सुल्तान ने फिर दिल्ली पर धावा बोल दिया। कुछ दिन लड़ने के बाद फिर समझौता कर लिया। लड़ाई भले ही दो मुस्लिम सेनाओं में होती थी, लेकिन इन लड़ाइयों में पिसता था आसपास रहने वाला हर हिंदू काफिर, क्योंकि हिंदुओं के घरों को जला देना, मंदिरों को मस्जिद बना देने का कार्य चलता ही रहता था। दिल्ली के सैयद सुल्तान अलाउद्दीन की बदायूं में मौत हो गई। जौनपुर के सुल्तान ने बदायूं पर कब्जा कर लिया और बदायूं के हिंदुओं को लूटकर अपनी शक्तियां बढ़ा ली। जौनपुर का सुल्तान हो या दिल्ली का सुल्तान, दोनों ही एक दूसरे की गद्दी हड़पना चाहते थे। सोनार गांव में आपस में फिर एक जंग हुई। जौनपुर सुल्तान फिर हार गया और उसने राजा रायकरण से शरण मांगी, लेकिन राजा रायकरण ने जौनपुर के सुल्तान को अपनी सीमा से दूर खदेड़ दिया। इस लूट के चक्र से परेशान होकर कुछ हिंदू वीर कुपित होकर मुस्लिमों पर टूट पड़े। कुल मिलाकर बहलोल का पूरा जीवन सिर्फ लूट मचाने, अपनी गद्दी बचाने में ही निकल गया। जिस किसी क्षेत्र को जीतकर दिल्ली लौटता, पीछे विद्रोह हो जाता। बस कब्जा करने और उठते विद्रोह मिटाने में ही उसका जीवन बीत गया। अपनी बढ़ती उम्र देखकर बहलोल ने अपना राज्य अपने भाइयों और बेटों में बांट दिया। उनमें
तीसरा पुत्र शहजादा निजाम शाह दिल्ली के आसपास के परगनों की जागीरदारी करने लगा। इसी बेटे ने आगे चलकर सिकंदर की उपाधि धारण की थी और हिंदुत्व का बढ़ चढ़कर विनाश करने लगा था। और कुछ ही समय के बाद में बहलोल लोदी की मृत्यु भी हो गई। तो मित्रों, इसी के साथ आज का कथानक समाप्त करते हैं। इस कथानक के बारे में आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में भयानक शैतानी आतंक और यातना का रिकॉर्ड तोड़ने वाले सिकंदर लोदी का इतिहास जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।